हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर किया था जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कशन की थी, राइट। हमने आज का लेक्चर जो शुरू करना है वो सिस वर्सेस ट्रांस से करना है, राइट। तो देखो होता क्या है कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना किसी भी डबल बॉन्ड के बारे में, तो डबल बॉन्ड के अंदर हमें देखने को मिलती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ना यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड और हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर मान लो कार्बन और कार्बन प्रेजेंट था, यहाँ पे मैंने लिखा क्लोरीन, यहाँ पे भी मैंने लिखा क्लोरीन, ठीक है, और बाकी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था हर जगह से हाइड्रोजन। अब मान लो सेम इसी तरीके से मैं एक और कंपाउंड बना रही हूँ, लेकिन अब मैंने क्लोरीन ऊपर लिख दिया, अब मैंने क्लोरीन एक नीचे लिख दिया, ठीक है। और हर जगह मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है ये दोनों सेम ही है, ठीक है। क्यों सेम है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में हमें देखने को मिलती है कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉन्ड, ठीक है, ये उंगली मान के चलो, ये दूसरा बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो इसको अगर मैं इस तरीके से घुमाऊं, इसको अगर मैं इस तरीके से घुमाऊं, क्या ये घूम रहा है? घूम रहा है, ठीक है। तो यानी कि मान लो कार्बन अगर यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको घुमा दूं, अब ये नीचे की तरफ आ गया, क्या यहाँ पे मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है? कोई और स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं बनता। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों ही सेम बात है। लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर हमें ऐसी चीज होते हुए नहीं नजर आती है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में हमें क्या देखने को मिल रही है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिल रही है। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में देखो क्या होता है, जैसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे H और H आ गया। यहाँ पे मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ था, अब मैंने क्या किया, एक क्लोरीन ऊपर लिख दिया, एक क्लोरीन मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो अलग है और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, हमारे पास अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे जब भी डबल बॉन्ड होता है ना, तो ये ऐसे रोटेट, डबल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, तो वो ऊपर से जुड़ा होता है नीचे से। जैसे कि अब मान के देखो, सिंगल बॉन्ड में मान लो ये थी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा वाला, ठीक है। तो देखो हेड ऑन ओवरलैप हो रखा है ना, तो इसको मैं अगर इस तरीके से रोटेट कर दूं तो ये रोटेट हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में बिना ये वाला चीज टूटे। लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर ये होता है हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो मैंने यहाँ पे बनाई है, राइट। हमें देखने को मिलता है कि ये कुछ इस तरीके से, ये एक पी ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा दूसरा पी ऑर्बिटल। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वहां से नहीं जुड़ा हुआ, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर यहाँ पर और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे यानी कि यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूं, मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा ना, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। अगर मैं ये बना रही हूँ और अगर मैं ये बना रही हूँ, दोनों ही अलग स्ट्रक्चर है। इसको बस मैं क्या लिख दूंगी आगे, सिस लिख दूंगी, और इसको मैं क्या लिख दूंगी, ट्रांस लिख दूंगी, ठीक है। तो सिस में हमें क्या नजर आ रहा है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेम साइड पे लगा हुआ है, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सिस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, सेम साइड पे लगा हुआ है। ट्रांस में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, राइट। तो ट्रांस जो है वहां पे फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ होगा। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पे भी हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या आ जा रहा है, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब ऑब्वियस सी बात है कार्बन ही होगा, राइट। तो यानी कि वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं, ठीक है।
तो ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो हम बोल देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो हम उसको बोल देते हैं एल्केन्स, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में हमें क्या देखने को मिलता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो उसको हम बोल देते हैं एल्कीन्स, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो उसको हम बोल देते हैं एल्काइन्स, ठीक है। तो बेसिकली सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में हमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कैटलिस्ट। तो ये जो हमारा कैटलिस्ट होता है ना, बेसिकली 2 मिनट क्या हुआ, ये देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये जो कैटलिस्ट है वो क्या होता है। बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना, तो उसको अगर हमें फास्ट करना है तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है, वहां पे जरूरत पड़ती है हमारे कैटलिस्ट की। तो इसको थोड़ा ना ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि एक ना ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमने बना लिया एक ग्राफ। यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, एनर्जी के बारे में। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी, एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको पार करना पड़ता है तभी जाके वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब चेंज हो रहा होगा, जब रिएक्टेंट्स के बीच में आपस में कोलिजन्स होंगी। कोलिजन्स होंगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी तक ये पहुंच गए और उसको पार कर लिया तभी जाके हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है। अब एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है, एंड देन जब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये जो हमें मिनिमम एनर्जी देखने को मिल रही है जिसको पार करना पड़ रहा है रिएक्टेंट को, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थ्रेश होल्ड एनर्जी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कहते हैं मिनिमम एनर्जी होती है, राइट। अब रिएक्टेंट से लेकर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच की जो हमें एनर्जी का हमें गैप देखने को मिल रहा है, डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट है उसको एक्टिवेट होना है प्रोडक्ट में, राइट। तो उसको क्या पार करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी पार करनी पड़ेगी। तब एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर लेगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखो नॉर्मली हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे मेन किसके बारे में बात कर रही हूँ, कैटलिस्ट के बारे में, राइट। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने कि ये स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, और कैसे स्पीड अप कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, एक डिफरेंट पाथवे यूज करेगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। तो अब हम क्या बोल रहे थे कि पहले वही सेम रिएक्शन है लेकिन रिएक्टेंट को इतनी ज्यादा एनर्जी पार करनी पड़ रही थी तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। अब मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो अब रिएक्टेंट को बस इतनी सी एनर्जी पार करनी पड़ रही है, एंड अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो मुझे देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट,
ठीक है, ऊपर जो हमने देखा वो क्या था, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी थी लेकिन विदाउट कैटलिस्ट। नीचे वाले में क्या देख रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो तुमने देखा ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम कम एनर्जी को पार करना पड़ रहा है, यानी कि ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगी। और याद रखना कि ये जो हमारा कैटलिस्ट होता है ना, ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, यानी कि रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। जितना तुम कैटलिस्ट डालोगे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उतना ही कैटलिस्ट तुम्हें रिएक्शन होने के बाद भी मिल जाएगा, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़ो, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। और कैसे इंक्रीज करता है, एक अल्टरनेटिव पाथवे शो करता है, ठीक है, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में चेंज नहीं होते हैं। अगर मैं आयरन यूज कर रही हूँ तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, आयरन का कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, आयरन आयरन ही रह रहा है, और जितने अमाउंट में यूज किया था उतने ही अमाउंट में तुम्हें देखने को मिल भी जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे नामकरण करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढने की कोशिश कर रही होंगी। और यहाँ पे हम देखो क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन देख रहे होंगे कार्बन एटम की। जैसे मान लो अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरीके से लिखा, तो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे कितने की नजर आ रही होगी। अब देखो ये आ जाएगा, ये नहीं है कि सीधी जानी चाहिए, इसको टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, इधर कार्बन, अब इधर भी 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, इधर भी 3 कार्बन, तो जिस मर्जी तरफ लेके चले जाओ, ये इस तरीके से मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। अब याद रखना कि भाई अगर बीच में ऑक्सीजन वगैरह आ गया, कुछ और आ गया, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पे या तो इसको 1 2 कंसीडर करो या तो इसको 1 2 कंसीडर करो। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये अलग है और ये अलग है। तो हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम ढूंढनी पड़ती है। और ये जो हमारे पास लंबी सी कार्बन एटम की चेन हमें देखने को मिलती है ना, इसको हम बोल देते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको हम, पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। और ये जो इस पूरे के पूरी पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ है, वही हमें कंपाउंड का नाम बताती है। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन की चेन देखने को मिल रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डेक। और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया मैंने, है ना, तो क्या बोल दूंगी मैं इसको, डेकेन बोल दूंगी। ठीक है, जैसे मीथेन में हमें सिर्फ 1 कार्बन नजर आता है, इथेन में हमें 2 कार्बन नजर आते हैं, प्रोपेन के अंदर हमें 3 कार्बन नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ना हमें नंबरिंग भी करनी होती है। नंबरिंग हम किस तरीके से कर रहे होते हैं कि जो हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है मान लो, उसको मैं छोटा नंबर देने की कोशिश करूंगी, इसी में बात करते हैं। अब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया ना, है ना, तो अगर मान लो मैं इधर से 1 लेना शुरू कर दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे आ रहा है मेरे पास प्रोपाइल ग्रुप, राइट। लेकिन अगर मैं इस तरफ से काउंट करना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 4 नंबर पे आ रहा है। अब 7 छोटा होता है कि 4 छोटा होता है, 4 छोटा होता है ना, तो मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूंगी, क्योंकि जो भी मेरे पास साइड ग्रुप लगा हुआ है, जो भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम हमेशा छोटा नंबर देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होगी बात कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम उस एंड से स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि सब्स्टिट्यूएंट के ज्यादा पास है, यानी कि छोटा नंबर देने की कोशिश हम कर रहे होंगे। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना पड़ेगा, फिर नामकरण भी करना पड़ेगा, राइट। अब देखो प्रीफिक्स में हम मिथाइल इथाइल, जैसे ऊपर जो मैंने बोला 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, वैसे तो प्रोप बोल देते हैं, तो अगर साइड ग्रुप में लगा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोपाइल बोल देंगे। ठीक है, और अगर मान लो यही बहुत सारे ग्रुप लगे होते, मान लो 2 लगे होते, 2 प्रोपाइल लगे होते, तो हम उसको क्या बोल देते, डाई प्रोपाइल। 3 लगे होते तो हम ट्राई प्रोपाइल बोल देते, 4 लगे होते तो हम टेट्रा प्रोपाइल बोल देते। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा है, ठीक है, और बाकी जगह मुझे क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। तो देखो पहले तो नंबरिंग के हिसाब से भी जाएंगे। मैंने क्या बोला था,
अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगी तो क्लोरीन को सेकंड और थर्ड नंबर मिलेगा, यहाँ से शुरू करूंगी तो 1 एंड सेकंड मिलेगा। तो छोटा चूज करूंगी तो 1 एंड सेकंड से करते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा थर्ड वाला कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नाम कैसे दूंगी, 1 के ऊपर भी क्लोरीन लगा है, सेकंड के ऊपर भी लगा है, तो 1,2। अब जब भी नंबर लिखोगे और जब भी अल्फाबेट आएगा तो बीच में हमेशा डैश, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास नंबर और नंबर है तो हमेशा क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। तो 1,2, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 क्लोरीन देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो अगर एक होता हम क्लोरो लिख के छोड़ देते, बट 2 लगे तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद कितने कार्बन नजर आ रहे, 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रॉप, राइट। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रॉप लिख दिया। फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो ये जो हमने कंपाउंड बनाया उसका नाम क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लोकेंट्स भी ऐड किए ना, यानी कि नंबर भी ऐड कर रही हूँ। देखो, जो भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर तुम्हें ऐड करना ही करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा नाम जो होगा वो ठीक बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसको ना बना के देखते हैं, ठीक है, ताकि और आसानी हो जाए। जब भी स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, हमेशा देखोगे कि कितने कार्बन बनाने हैं, और कार्बन हमें किस कौन बता रहे हैं, ये बता रहे ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 बना दिए मैंने कार्बन। एन का मतलब क्या है कि हमें इन चारों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेकंड और थर्ड पोजीशन, मान लो मैं यहाँ से वन शुरू कर रही हूँ, तो सेकंड पे और थर्ड पोजीशन पे मुझे मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप, मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप, और 2 लगे हैं ना, 1 और 2, तो हमने आगे क्या कर दिया, डाइमिथाइल बोल दिया, राइट। और क्योंकि अब कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो हम इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी कर देंगे। यहाँ पे हर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना देंगे, 4 4 बॉन्ड बना देंगे, और ये बन गया मेरे पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स हमने लास्ट वाले लेक्चर में किए थे कि किस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या सफिक्स यहाँ पे लग सकता है, राइट। तो जैसे अल्कोहल के लिए हम ओल यूज कर देते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल यूज कर देते हैं, कीटोन के लिए ओन कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप को लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इथेन हो गया, प्रोपेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब देखो इथेन में तो मुझे देखने को मिलेगा क्योंकि एल्केन है ना ये, तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस 2, यानी कि जितने भी मेरे पास कार्बन थे उसका मैं डबल करूंगी और डबल करके मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। जैसे मान लो C2 थे, 2 कार्बन थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन में 2 इंटू एन कितना है, मेरे पास 2 ही है, तो 2 2 सा कितना हो गया, 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो अपने पास क्या बन रहा होगा फॉर्मूला, C2H6 बन रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल वगैरह की बात करूँ तो इसमें एक कार्बन कम, जैसे मिथेन में एक कार्बन के साथ कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ठीक है। यहाँ पे C2H6 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 5 है, यानी कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, +M और +R ग्रुप्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजोनेंस के बारे में, या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये जो रेजोनेंस वाला हमारे पास इफेक्ट होता है ना, वो जनरली हमें किस किस के बीच में देखने को मिलता है कि अगर मान लो मेरे पास अल्टरनेट में सिंगल डबल सिंगल, मतलब डबल सिंगल डबल, इस तरीके से बॉन्ड अगर मुझे देखने को मिल रहा है, या फिर मान लो मेरे पास कोई वीकेंड डी और वाइटल पड़ा है और मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड पड़ा है ना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होता है कि इनके बीच में ये जो हमारे डबल बॉन्ड है ना, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो देखो हमारे पास अलग अलग तरीके के ग्रुप देखने को मिलते हैं, +M +R एंड -M और -R। तो देखो जब भी हम जनरली बात कर रहे होते हैं +M के बारे में, प्लस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो ये जो ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से लगा हुआ है OH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे, ओके।
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा ही तो, है ना। तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया मेरा सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ये जो ग्रुप है वो डोनेट कर रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको ये बढ़ा रहा होगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी, अमाइनो, एल्काइल अमाइनो, डाई एल्काइल अमाइनो, अमाइड, एस्टर, थायो एस्टर्स, थायोल, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वहीं पे अगर मैं -M और -R ग्रुप्स की बात कर दूं तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होंगे। और अगर ये सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होंगे तो ये सिस्टम की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आते हैं, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, एस्टर, अमाइड, सल्फोनिक एसिड, साइनो एंड ट्राइफ्लोरोमिथाइल, ये सारे के सारे क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना बच्चों, इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, बहुत 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 ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी मैंने केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं। जनरली जितने भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है मैंने सबको ऐड करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो एक काम करेंगे, इसके लिए पूरा एक अलग से लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सारी की सारी केमिकल रिएक्शन हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 45 केमिकल रिएक्शन है, तो एक ही लेक्चर में हम ये सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आई होप कि जो हमने आज की वीडियो में कवर किया है वो सारा का सारा तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डाउट क्लियर करने के लिए या तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी यहाँ पे, या फुल फ्लेज अलग से मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मेरे टेलीग्राम द साइंटिफिक रेशो में तुम्हें वो सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।